Hello class, welcome to the Theory of Economic Growth, course number 302 by Sakshi Gupta. Today I am going to discuss with you your unit number 1, that is Introduction of Economic Growth and the Early Models, wherein you have to study concept and importance of economic growth. Then comes the stylized facts of economic growth, then sources of economic growth, then classical theory of economic growth, Harrod's model of growth, Dormer's model of growth, and the relevance of Harrod-Dormer model to contemporary developing economies with the Marxian model of growth and collapse. Now, let's talk about the sources of economic growth. So, as far as the sources of economic growth are concerned, they are basically divided into two parts. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो sources है हमारे पास उनको हमने दो parts में divide किया है. First one is the economic sources. पहले आपके पास आ जाता है economic sources and the second part is the non-economic sources. और जो second part है आपके पास that is the non-economic sources. वो आपके पास non-economic sources आ जाते हैं. तो वन बाय वन हम इन दोनों सोर्सेज को डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इन इकोनॉमिक सोर्सेज. तो इकोनॉमिक सोर्सेज में जो आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं दे आर एक्चुअली 8 एज कैटेगराइज्ड एज. नंबर वन इज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. सो एज फार एज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन योर इकोनॉमिक सोर्सेज. तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में व्हाट वी हैव टू अंडरटेक इज हियर द गवर्नमेंट और द नेशन और द कंट्री ट्राइड to expand its productive capacity at a faster rate. अब यहाँ पे क्या होता है कि हर कंट्री हर नेशन जो है वो ये चाहता है कि जो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है मीन्स जो प्रोड्यूस करने की उनकी कैपेसिटी है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करे और जो उनका एक्सपैंडिंग रेट हो वो कैसा हो, वो बिल्कुल एकदम आपके पास कैसा हो, फास्टर हो. फास्टर रेट पे जो है आपका जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इसके बीच में जो आता है दैट इज द मोर मनी इज कैप्ट फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. अब इसमें क्या आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब हम रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि जब आप कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो आपके पास जो आपका रेट ऑफ सेविंग्स है, सेविंग्स रेट आपका एज वेल एज आपका जो इन्वेस्टमेंट का रेट है, ये दोनों रेट्स कैसे होने चाहिए आपके, ये दोनों के दोनों रेट्स जो है आपके ये हायर होने चाहिए. ठीक है, कैसे होने चाहिए, हायर होने चाहिए. लेकिन एज फार एज द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और यूडीसीज आर रिलेटेड, जहाँ तक यूडीसीज की बात है तो इसमें होता क्या है कि ये दोनों रेट्स जो हैं हायर होने के बजाय कैसे हो जाते हैं, लोअर हो जाते हैं. तो जब ये दोनों रेट्स लोअर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है. जितनी हमें कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए टू बी नोन एज डेवलप्ड वन और टू बी नोन एज ग्रोथ, उसको ग्रोथ कंसीडर करने के लिए जो रेट हमें यहाँ पे चाहिए वो रेट हमें यहाँ पे नहीं मिलता है. सो ड्यू टू विच व्हाट इज हैपनिंग कि हमारा रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो एज पर द इकोनॉमिस्ट सजेशन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट है ये कितना होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 25%. ये या तो 25% होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, आइदर 25% और यू कैन कॉल इट एज ग्रेटर देन 25%. ग्रेटर देन होना चाहिए 25% से. अगर आपका जो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर देन 25% है तो आप कह सकते हैं दैट येस योर इकोनॉमी इज एट अ ग्रोइंग पेस. आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रही है, वो ग्रोइंग पेस पे है. तो ये क्या है, इसमें अब ये जो फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज ऑल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ. व्हाई दे आर, दीज आर द फैक्टर्स और सोर्सेज ऑफ द ग्रोथ दैट आई टेल यू एट द एंड ऑफ द दिस पार्ट. इस पार्ट के लास्ट में आई एक्सप्लेन कि किस तरह से हमने इसको ग्रोथ कैसे कहा है और इसको डेवलपमेंट ये कब बनेगा. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है, वी ऑल नो कि एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है. और एग्रीकल्चर कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, जब हमारे पास मॉडर्नाइज टूल्स को हम यूज़ करेंगे. ठीक है, जब हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स और हम सब्सिडाइज्ड जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाए. इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को हम यूज़ कर सकते हैं. बेटर एंड इम्प्रूव्ड हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं. सीड्स आ गए आपके पास, फर्टिलाइजर्स आ गए, देन प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं. तो अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा एग्रीकल्चर जो है वो भी ट्रांसफॉर्म होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी. अब फायदा क्या है हमें और एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन से ग्रोथ कैसे रिलेटेड है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. एक्चुअली वी ऑल नो कि हमारे पास अगर हम 50 ईयर्स पहले की बात करें तो 50 ईयर्स पहले भी हमारे पास जो 75% ऑफ द पॉपुलेशन है
इन यूडीसीज एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो 75% जो पॉपुलेशन है दैट हैज़ बीन डिपेंडेंट अपॉन, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। और आज जबकि 50 इयर्स के बाद की हम बात करें तो 50 इयर्स के बाद जबकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन रेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 17%, ठीक है, 17 पॉइंट समथिंग है। तो जो हमारे पास एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी दैट इज 70%, लेकिन अभी भी जो ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है दैट इज 50%। 50% लोग ऐसे हैं जो जिनको अभी भी एग्रीकल्चर जो है वो क्या कर रहा है, वो एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है 50% पॉपुलेशन को, तो ऑटोमेटिकली इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, क्योंकि अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं होता है तो जो 50% पॉपुलेशन है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में वो नलिफाइड हो जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसका कोई भी रोल यहाँ पे जो है नहीं रहेगा, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू फॉर दिस, वी नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिक हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, सीड्स आ जाते हैं हमारे पास, फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं हमारे पास, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाती है इरिगेशन फैसिलिटी। तो अगर ये तीनों चीज़ें हमारी इम्प्रूव्ड हो जाती हैं तो इसका आउटकम जो है वो भी हमें 2 वे आउटकम मिलेगा। अब इसके आउटकम की बात करें तो 2 वे आउटकम की जो हम बात कर रहे हैं, 2 वे आउटकम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आने वाली है। सबसे पहले तो अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव होता है तो उससे होगा क्या, ये जो 50% लोग हैं जो कि डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर फॉर देयर लाइवलीहुड, तो इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं दैट विल राइज। इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वो एनहांस हो जाएगा। तो जब इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर की टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स योर यू कैन से आपके जीडीपी ग्रोथ रेट की तरफ वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने से इन 50% लोगों का वो बढ़ जाएगी। फर्दरमोर जो सेकेंड पार्ट इसका है दैट इज कि ये क्या करेगा, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक बेस प्रोवाइड करता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इम्प्रूव होगा, आपने अपने लास्ट सेमेस्टर में एग्रीकल्चर में ये पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज हैपनिंग विद दिस, कि जब आप बात करते हैं अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो एक बेस जो है उसके लिए जो इनपुट्स उसको प्रोवाइड होते हैं, लाइक हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो उनकी जो बेस है या उसको जो इनपुट्स प्रोवाइड होते हैं वो इनपुट्स कहाँ से आते हैं, वो इनपुट्स आते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ट्रांसफॉर्म हुआ है तो डेफिनेटली क्या होगा, जो हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी डेवलप हो जाएंगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक तो उनको क्या मिलेगा, चीप रॉ मटेरियल मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, चीप रॉ मटेरियल मिल जाएगा, एंड सेकेंडली क्या हो जाएगा, चीप उनको क्या मिलेगी, लेबर मिल जाएगी यहाँ से। जो उनको लेबर मिलनी है, जो उनको लेबर हायर करनी है, वो भी क्या हो जाएगी यहाँ से। जब वो लेबर हायर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास हम कह सकते हैं जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि अननेसेसरीली लैंड पे, फार्म लैंड्स पे, फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, अगर हम उन लोगों को वहां से उठा के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब दे दें तो उससे क्या होगा, लेबर जो है वो भी चीप लेबर जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी इंडस्ट्रीज को। और जब चीप लेबर उनको अवेलेबल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, उनका जो प्रॉफिट रेट है वो बढ़ जाएगा, किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रॉफिट रेट जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। और अगर प्रॉफिट रेट इंक्रीज होता है तो इट विल लीड्स टूवर्ड्स व्हाट, तो अगर प्रॉफिट रेट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उस इंडस्ट्री की सेविंग्स रेट जो है वो बढ़ जाएगा, सेविंग्स रेट जो है वो क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। और अगर सेविंग्स रेट एनहांस होता है सो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली हमने क्या किया, हमें ग्रोथ को अचीव करना था और हमने इतनी डेवलपमेंट्स के थ्रू अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके हमने क्या किया, हमने वो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने ले ली। हमने अपने ग्रोथ को इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कर लिया, इम्प्रूव कर लिया, उसको हमने ग्रोथ को यहाँ पे अचीव कर लिया। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। अब सेकंड पॉइंट, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि व्हाट इज हैपनिंग, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर है दैट इज हैपनिंग, और वो किसकी वजह से हो रहा है, अगर हम अपना सेविंग्स रेट जो है और इन्वेस्टमेंट रेट जो है अगर हम उसको एनहांस करते हैं। तो सेविंग्स रेट एंड इन्वेस्टमेंट रेट को एनहांस करने के लिए क्या किया हमने चीप लेबर जो सप्लाई थी हमारे एग्रीकल्चर में उसको हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भेज दिया। तो सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है अगर इसकी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कभी भी किसी इकोनॉमी को जो है डेवलप नहीं करवा सकते। इंडिया जो है जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सीधा टर्शरी सेक्टर पे मूव ऑन किया था, लेकिन फिर भी वो अभी इतना डेवलपिंग नेशन में है लेकिन अभी डेवलप्ड वन नहीं है। लेकिन वही
कहीं अगर जहाँ पे इंडिया ने अपने फर्स्ट सेक्टर से जो उसने थर्ड सेक्टर पे ट्रांसफॉर्मेशन लाई है, अगर वो थर्ड सेक्टर के बजाय अपने सेकेंडरी सेक्टर को, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, अगर वो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता, देन यहाँ से जो हमारी ट्रेड, जो हमारी शिफ्टिंग है, जो डायरेक्ट शिफ्टिंग गई है फर्स्ट सेक्टर टू थर्ड सेक्टर, अगर वो सेकंड सेक्टर पे गई होती, देन ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, तो हमारा आज जो हमारा डेवलपमेंट का रेट है वो इससे हायर होता, जो आज हम प्रेजेंटली हम देख रहे हैं उससे हायर होता, अगर हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो हुई होती। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब जैसे एक डेवलपिंग कंट्री की या डेवलपिंग नेशन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम ज़्यादातर हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज जो हमारे पास क्या होती है, हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, दे रिक्वायर मोर रिसर्च बेस, उनके लिए रिसर्च बेस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो कि हमारे पास एक डेवलपिंग नेशन के पास नहीं होते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें यहाँ पे अपनी जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करना चाहिए। तो बेसिक इंडस्ट्रीज को अगर हम डेवलप करते हैं तो उससे होगा क्या कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं दे विल प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड करवाएंगी, बेस प्रोवाइड करवाएंगी हमारी यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे अपनी कंट्री में जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, और यू कैन कॉल देम एज, जिनको आप कहते हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उनके लिए ये क्या करेंगी, एक इंडस्ट्रियल बेस प्रोवाइड करेंगी। अब आपके पास ऐसी बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी हैं जो आपकी मीडियम इंडस्ट्रीज को, जो मीडियम बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए, जो कि एक आपके लिए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ बेस जो है उसके लिए बन जाएगी। सो दे आर लाइक योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, योर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ गई, देन योर पेट्रोलियम इंडस्ट्री आ गई, नेचुरल गैस की इंडस्ट्री आ गई, या आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी की आ गई, या मेटलर्जी की इंडस्ट्रीज आ गई। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है अगर हम इनको डेवलप करवाते हैं चाहे इंडिपेंडेंटली, आप देखो इतनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना किसी भी नेशन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अगर तो पॉसिबल है वेल एंड गुड, कर सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो इनको डेवलप करने के लिए फॉरेन कंट्रीज की एड जो है, फॉरेन कंट्रीज की हेल्प जो है वो भी ली जा सकती है। तो अगर हम फॉरेन कंट्रीज की हेल्प लेके भी इन कंट्रीज को डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, फॉरेन कंट्री का शेयर जो FDI है उसका शेयर जो है इसमें बहुत कम रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज, सारे नेचुरल रिसोर्सेज सब कुछ जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का होता है, तो इसलिए इसमें FDI की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहती है। लेकिन हाँ, जो होस्ट कंट्री है उसको इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे होगा क्या, एक तो ये वाली बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो जाएगी, इनकी ग्रोथ हो जाएगी, प्लस दे विल हेल्प द मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज टू ग्रो मच बेटर, इन अ मच बेटर वे। तो ये क्या करेगी, हेल्प करेगी जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उनको भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने में ये हेल्प करेगी। और जब मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे पास जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा काम रहता है, वो हमारा काम ये रहता है कि हमें क्या करना है, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इनको भी हमें क्या करना है, डेवलप करना है। अगर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो तो हमें बेसिक इंडस्ट्रीज, देन हमारे पास मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो, एंड जो हमारे पास स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो, हमें हर सभी इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, सभी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा। और अगर इंडिविजुअली सभी को डेवलप करते हैं दैट मीन्स हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम इन सभी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को, इनका जो रेट ऑफ इंक्रीज है उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या इससे, अगर हम इस तरह की टेक्निक को, इस तरह की अप्रोच को हम अगर अपनाते हैं, अगर हम इसको लेते हैं, इनकलकेट करते हैं इकोनॉमी में, तो ये क्या करेगा, ये डेफिनेटली प्रमोट करेगा आपके एम्प्लॉयमेंट को। इससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, देन एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने के साथ साथ इकोनॉमी में क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस होगी, और क्या होगा, इक्वालिटी जो है वो ज़्यादा आएगी, इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम होगी, एंड कंट्री में क्या होगा, इक्वालिटी जो है वो आएगी। क्यों? क्योंकि अब जब आपके पास सब तरह की इंडस्ट्रीज को आप डेवलप करेंगे तो आपके पास जो रूरल एरिया से जो लेबर फोर्स है वो माइग्रेट होकर कहाँ आएगी, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल एरिया में आएगी, एंड दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, उनकी इनकम राइज होगी, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इनकम इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और इक्वालिटी जो है वो अचीव हो जाएगी। एंड देन व्हाट विल हैपन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो टेक प्लेस करेगी। और इस तरह की प्रोसेस, अगर इस तरह की अप्रोच हम लगाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये होगा कि इस तरह की अप्रोच में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी लो, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगी इसमें, और हमें जो ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है जो कि हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उनको सेव कर सकते हैं, और हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करके, प्रॉपरली चैनलाइज करके हम अच्छा रिसोर्स बेस जो है
इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है दैट इज द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। जो सबसे इंडस्ट्री कह लो या इकोनॉमी कह लो, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है दैट इज योर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, वो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रहता है। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रहता है कि जब हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या है कि गवर्नमेंट का ये अप्रोच रहती है कि वो क्या करे, इकोनॉमी को मोनेटाइज करे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इकोनॉमी को मोनेटाइज करे। मोनेटाइज करने का क्या मतलब है कि इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे सभी लोगों के पास जो बैंकिंग फैसिलिटी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो इजीली सभी के पास पहुंचे। जितने भी लोग हैं, जितने भी सोसाइटी में हमारे पास पीपल हैं, आइदर दे आर फ्रॉम द सेंट्रल एरिया और दे आर फ्रॉम द पेरिफेरी, चाहे वो मेन सेंट्रल एरिया में रहते हैं चाहे वो पेरिफेरी में रहते हैं, उनको मोनेटाइज करना है एक इकोनॉमी में। उनके बीच में एक हैबिट को क्रिएट करना है। किस चीज़ की हैबिट होगी वो, दैट इज द हैबिट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, टू यूज बैंकिंग फैसिलिटीज की जो हैबिट है वो उनमें इनकलकेट करनी है। मोबिलाइज करना है सेविंग्स को, जो सेविंग्स रेट है उसको मोबिलाइज करना है एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन में, कि चाहे वो फार फ्लंग एरियाज है, पेरिफेरी एरियाज है, या आपके या कोई लोअर कास्ट के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, जो भी लोग हैं उनके बीच में भी क्या करना है, सेविंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, सो दैट कि कैपिटल मार्केट जो है उसको ग्रो किया जा सके। और अगर कैपिटल मार्केट जो है एक बारी आपकी ग्रो हो जाती है तो दैट विल प्रोवाइड एन इंटेग्रल पार्ट, तो वो क्या करेगा, अगर कैपिटल मार्केट की ग्रोथ हो जाती है तो इट विल प्रोवाइड एन इंटेग्रल पार्ट टू योर इकोनॉमी। इकोनॉमी की ग्रोथ में ये बहुत बड़ा इसका रोल रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज। एंड आई डोंट थिंक कि नेचुरल रिसोर्सेज को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो किसी भी कंट्री में उसके अपने एंडोमेंट्स हैं, अपने रिसोर्सेज हैं जिनकी अवेलेबिलिटी उसके पास है, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है नेचुरल रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो ये रहता है कि एक तो सबसे पहले इनकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, और अगर नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है तो उसके बाद उसका जो मेन फंक्शन रहता है दैट इज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कि नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं बट हाउ वी आर एक्सप्लॉइटिंग देम या हाउ द नेशन इज एक्सप्लॉइटिंग देम, कि एक नेशन जो है वो उन रिसोर्सेज को किस तरह से एक्सप्लॉइट करा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तो आपने अच्छी तरह से अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया देन इट विल फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ये जो है क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, इफ द रिसोर्सेज आर एब्सेंट, तो क्या हो जाएगा, इन दैट केस जो आपकी ग्रोथ है दैट कांट बी अचीव्ड, तो आप जो है ग्रोथ को अचीव नहीं कर सकते उस केस में। अगर आपके पास ये जो हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, अगर नेचुरल रिसोर्सेज एंडोर्ड ही नहीं है किसी नेशन के पास, किसी कंट्री के पास, तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होगी। और अगर रिसोर्सेज हैं लेकिन उनको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो अगर प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं किए जाते हैं इवन दो, उस केस में भी जो ग्रोथ है दैट इज नॉट पॉसिबल, उस केस में भी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये इसकी बारे में आपको थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है दैट इज द टेक्निकल प्रोग्रेस। एंड वी ऑल नो कि कभी भी हम ग्रोथ की जब बात करते हैं तो उसमें टेक्निकल प्रोग्रेस जो है दैट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। अब ऐसा क्यों है, टेक्निकल प्रोग्रेस का इतना क्रूशियल रोल क्यों है, क्योंकि जब हम टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू अडॉप्टिंग द न्यू टेक्निक्स, ठीक है। हम न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करने की बात करें तो डेफिनेटली हर कंट्री को न्यू टेक्निक्स की जरूरत होती है। अब होगा क्या, न्यू टेक्निक्स या हमें चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी हम न्यू टेक्निक को लाते हैं, लेकिन हमें न्यू टेक्निक को जो है किस तरह से लाना है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की तो कोई भी अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आती है तो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है दैट विल लीड टू मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ का यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं
वो कैसी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब कैसी टेक्नोलॉजी होने का क्या मतलब है, जैसे सपोज अगर हम यूडीसीज की बात करें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, तो वी नो कि वहाँ पे हमारे पास लेबर जो है दैट इज इन सरप्लस, लेबर हमारे पास, लेबर का रेट बहुत हाई होता है। तो अगर हमारे पास लेबर जो है वो सरप्लस है और हम कोई ऐसी टेक्निक लेके आए हैं जिसमें कि लेबर का यूज जो है वो कम होना है, ठीक है, लेबर का जो यूज है दैट इज वेरी मिनिमल, अगर लेबर का यूज मिनिमम है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो लेबर हमारे पास थी, यहाँ से इसमें से कुछ प्रोपोर्शन जो लेबर का है वो बच जाएगा, और वो जो लेबर का प्रोपोर्शन बच जाएगा इट विल एक्चुअली लीड टू व्हाट, ये क्या करेगा, ये जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। ये किसकी तरफ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी इकोनॉमी में तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो आपके पास आपके जो ग्रोथ रेट है वो आप अचीव नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आपकी पर हेड इनकम जो है वो कम हो रही है, और अगर पर हेड इनकम कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपके जो नेशनल इनकम है दैट विल आल्सो फॉल डाउन, वो भी डिटीरियोरेट हो जाएगी। और नेशनल इनकम भी अगर डिटीरियोरेट हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपकी जो ग्रोथ रेट है जो आपको अचीव करना था वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी एक एग्जाम्पल कि अगर हम कोई ऐसी टेक्निक ले आते हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए सूटेबल नहीं है। सो हमें हमारी सूटेबिलिटी का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री अगर कोई चीज अडॉप्ट कर रही है तो क्या वो उसके खुद के प्रेमाइसेस के लिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए सूटेबल है या नहीं है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। एंड ह्यूमन कैपिटल बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको मुझे नहीं लगता ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जहां पे आपके जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड एंड ट्रेंड होती है। जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो स्किलफुल एंड ट्रेंड होगी तो उसको आप क्या कहेंगे, यू विल कॉल देम एज ह्यूमन कैपिटल, आप उसको ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। और अगर बात की जाए कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल की, तो इनिशियली ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पिछले कुछ डेकेड से, यू कैन से 2 to 3 डेकेड्स की अगर हम बात करें, 2 to 3 डेकेड्स की अगर हम बात करें तो मीन्स 20 to 30 ईयर्स बैक हम बात करें तो तब से ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट बन गया है ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए। अब इसमें होता क्या है, व्हाट वी हैव टू डू कि कंट्री में अगर ह्यूमन कैपिटल जो है, इफ़ द ह्यूमन कैपिटल राइजेस, अगर ह्यूमन कैपिटल जो है वो राइज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उससे होगा क्या, इट विल लीड्स टूवर्ड्स क्विकर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्या करेगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो करेगा, लेकिन कैसी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी दैट इज एट अ मच फास्टर रेट, उसका जो रेट है दैट इज वेरी वेरी फास्ट, उसका रेट कैसा होगा, बहुत ही फास्ट होगा। तो उस फास्टर रेट को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल जो है वो कैसे इम्प्रूव होगी, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर हमने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर दिया लेकिन लोगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोगो उसको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो दैट मीन्स द थर्ड पॉइंट इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फोर्थ पॉइंट आपका आता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ये सर्विस सबको अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे आता है प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू एवरीवन। एंड नेक्स्ट इज द टेक्निकल स्किल। जो टेक्निकल स्किल है ये हमें सभी को सिखाना है। एंड इसी तरह से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, दे आर प्रोमोटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट को, इसकी ग्रोथ को क्या कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं आपको, लाइक लिविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम एंड टेक्निकल स्किल्स, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्चुअली कैसे हम अटेन कर सकते हैं इनको। सो फॉर अटेनिंग देम व्हाट इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसकी बात की हमने कि हमारी इनकम और जो हमारी वेल्थ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इसकी ये जो इनकम एंड वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होती है, ओनली देन all of these resources and you can say all of these things can be achieved, तभी हम इन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें अचीव होती हैं only then you can achieve a higher growth rate of your human capital। तो अगर हायर ग्रोथ रेट होगी ह्यूमन कैपिटल की then it will automatically leads towards your इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्या करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी एंड दिस बिकम्स एन इकोनॉमिक सोर्स फॉर द
ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है हमारे पास इकोनॉमिक सोर्सेज में, दैट इज द सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होता है? सोशल ओवरहेड कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो इट एक्चुअली कंटेन्स मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल को ही ये इंक्लूड करता है इसमें। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या इंक्लूड करेगा इसमें? ये इंक्लूड करेगा आपके रोड्स को, आपके ब्रिजेस को, आपके डैम्स को, इन सब चीज़ों को ये क्या करता है? ये इंक्लूड करता है। ठीक है, उस तरह से ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, देन उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इरिगेशन सिस्टम्स आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इस तरह की सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें ये क्या इंक्लूड करेगा? दिस विल इंक्लूड व्हाट? योर सोशल ओवरहेड कैपिटल। इसको हम कहते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सोशल ओवरहेड कैपिटल में है वो ये है कि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है इसके ऊपर, लाइक अगर आप बात कर लेते हैं ब्रिजेस के ऊपर, रोड्स के ऊपर, डैम्स के ऊपर, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, मीन्स एजुकेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रिसिटी, तो जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो एक तो इसमें जो है क्या होता है? बहुत कम होता है। कम कैसे होता है? एक्चुअली कम नहीं होता है, रेट ऑफ रिटर्न तो हायर होता है, बट दैट सीम्स वेरी लोअर। वो कम दिखता है। दिखता क्यों है? एपरेंटली लगता है कम, क्योंकि वो क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म में आता है हमारे पास। जब हमने इन्वेस्टमेंट की, सपोज अगर आज मैंने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की है किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, 20 लाख में बनता नहीं है, बट ऐसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ कि सपोज मैं 20 लाख में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रही हूँ, तो उस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के जो भी प्रोडक्ट आएंगे, जो भी प्रोडक्टिविटी होगी, दैट वुड बी अ रिजल्टेंट इन द लॉन्ग रन। वो लॉन्ग रन में मुझे रिजल्ट देगी। तो अगर इसका रिजल्ट लॉन्ग रन में आएगा तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, इसकी जो रिटर्न है वो भी कब आएगी? मेरे पास लॉन्ग रन में आएगी। जब लॉन्ग रन में मेरे पास रिटर्न आएगी तो इतने देर में जो मैंने पैसा लगाया उस पैसे की वैल्यू लॉन्ग रन में कुछ और बन चुकी होगी, है ना। तो उस हिसाब से जब हम इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो हमें एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर मैं कभी भी सोशल ओवरहेड कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसमें अगर मैं पैसा लगाऊंगी तो मेरा पैसा उसमें फंसा रह जाएगा और मैं उस पैसे को दोबारा से जो है रीजनरेट नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए सोशल ओवरहेड कैपिटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लॉन्ग रन टर्म्स में चलता है, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है दे आर डिस्करेज्ड, वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने में। तो देयरफॉर व्हाट इज हैपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्योंकि ये एक रिस्की अफेयर भी होता है कि पता नहीं होता कि रिटर्न वापस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो बहुत देर के बाद मिलेगी। सो इसीलिए व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो है ज्यादा स्पेंडिंग जो है किसकी रहती है? वो गवर्नमेंट सेक्टर की यहाँ पे ज्यादा स्पेंडिंग रहती है। तो यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, एंड जो गवर्नमेंट सेक्टर है दैट विल बी लीडिंग टूवर्ड्स योर, और यू कैन से इन्वेस्टिंग टूवर्ड्स योर सोशल ओवरहेड कैपिटल। और जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता है, इट रिक्वायर्स अ बिग पुश। इसके लिए एक बिग पुश की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो बिग पुश नहीं दे सकते हैं तो आप कभी भी सोशल ओवरहेड कैपिटल को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट आर द पॉइंट्स एंड हाउ यू हैव टू डिस्कस देम। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर नॉन इकोनॉमिक सोर्सेज। अब जो नॉन इकोनॉमिक सोर्सेज हैं इसमें व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज, इसमें हम डिस्कस करेंगे अपने सोशल फैक्टर्स को एज वेल एज पॉलिटिकल फैक्टर्स को। तो ये आपके पास है सोशल फैक्टर्स एंड दूसरे आपके पास है पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो सोशल फैक्टर्स जो है उसमें क्या क्या चीजें आपके पास आ रही है? सोशल फैक्टर्स में आपके पास आ रहा है नंबर 1 इज द इंडिविजुअलिज्म, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ्रीडम, उसके बाद आपके पास आ जाता है एंटरप्राइज, एंड देन आपके पास आ जाता है सेल्फ इंटरेस्ट। अब क्या आ गया आपके पास? सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। तो ये चार चीजें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्या आपके पास रोल प्ले कर रही है? सोशल फैक्टर्स का रोल प्ले कर रही है। तो व्हाट डज इट मीन? तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, ये जो आपके पास 4 रोल्स आपके पास आए हैं और यू कैन से जो 4 बिलीव्स आपके पास आए हैं, ये बिलीव्स कैसे हैं? ये बिलीव्स जो हैं ये आए थे आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये चीजें आपके पास आई थी। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसी भी नेशन के पास ये चीजें नहीं थी। ठीक है, ये फेथ्स नहीं थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है दैट इज अ डिमार्केटेड, उसको हम डिमार्क कर सकते हैं, एक हमारे पास सीरियसली एक रेवोल्यूशनरी फेज वो था। क्यों? क्योंकि उसने लोगों के बिलीव्स को, लोगों के फेथ्स को जो है बदल दिया।
ठीक है। इनिशियली लोगों के बिलीव्स एंड फेथ्स जो हैं वो ये नहीं थे, क्या नहीं थे, लोगों के फेथ्स एंड बिलीव्स जो हैं वो इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, एंटरप्राइज एंड सेल्फ इंटरेस्ट नहीं थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोगों के बिलीव्स जो हैं वो चेंज हो गए और वो बन गए इंडिविजुअलिज्म। अब इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है, दैट अ पर्सन इज थिंकिंग जस्ट अबाउट देमसेल्फ, एक इंसान जो है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है यहाँ पे और किसी के भी बारे में नहीं सोच रहा है। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब ये है कि यू आर फ्री टू डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू फॉर योर ओन बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए आप कुछ भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स एंटरप्राइज। इनिशियली इंडस्ट्रियल लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती थी, अब उनकी डिवीजन हो चुकी है स्मॉल एंटरप्राइजेज में, एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर देमसेल्फ, जो खुद को एक्सप्लोर कर रही हैं। एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिवीजन और यू कैन से जो सोशल फैक्टर या एक सोशल बिलीफ या एक मॉरल वैल्यू निकल के आई है, दैट इज द सेल्फ इंटरेस्ट। वो क्या है, वो सेल्फ इंटरेस्ट है कि अगर एक इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वो अपने आप को प्रमोट करने की, डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, वो जो सेल्फ इंटरेस्ट है उससे होगा क्या कि वो सेल्फ इंटरेस्ट से हर एक इंडिविजुअल जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल जनरेट एन इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी का क्लस्टर फॉर्म में हमारे पास इंटरेस्ट आएगा और वो क्लस्टरली डेवलप हो जाएगी कि अगर हर एक इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट की बात करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पूरी इकोनॉमी जो है वो क्या करना शुरू हो जाएगी, ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। सो ये था सोशल फैक्टर्स, और ये सोशल फैक्टर्स को अपनाने का एक सबसे बड़ा रीजन जो था वो थे इकोनॉमिस्ट, बिकॉज इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि जो इनिशियली जो ट्रेडिशनल फेथ्स एंड बिलीव्स हैं वो जो है वो एक बैरियर, एक कॉन्स्ट्रेंट प्रूव हो रहे हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए। सो दैट इज वाई दे आर विद द फेथ, उनका ये मानना था, दे आर विद द ओपिनियन कि जो न्यू हमारे पास फेथ्स एंड बिलीव्स आए हैं, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, एंटरप्राइज एंड सेल्फ इंटरेस्ट, दे विल लीड टुवर्ड्स मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा अटेन करने में हेल्प करेंगे। सो these are the points that will lead towards your social factors। and इससे होगा क्या, किस तरह से ये, अब इन्होंने क्या कहा, जो इकोनॉमिस्ट आए किस तरह से उन्होंने प्रूव किया ये चीज कि ये फैक्टर जो है ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर जो है ज्यादा कनेक्टिविटी बनाएंगे विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मेक देम ओपन एंड रिसेप्टिव टू चेंज। और जो लोग हैं, लोगों की जो मेंटालिटी है, जो रिजिड मेंटालिटी है, उसको फ्लेक्सिबल करेंगी ये चीजें। और जब एक बार लोगों की मेंटालिटी फ्लेक्सिबल हो जाएगी देन व्हाट विल हैपन, दे वुड बी रिसेप्टिव टुवर्ड्स द चेंजेस। जो चेंजेस आ रही हैं वो उनको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, और जब एक बार एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सोशल फैक्टर्स विल बी अचीव्ड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ सोशल फैक्टर्स। अब यही बात कर लेते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं, अगर हम इकोनॉमी में ग्रोथ लाना चाहते हैं, किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए जो पॉलिटिकल, आप कहेंगे पॉलिटिकल विल की बात करेंगे हम, तो जो पॉलिटिकल विल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पॉलिटिकल विल जो है वो एब्सेंट है तो आप किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल विल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। अब पॉलिटिकल विल जो है उसको कैसे, वो आ गई जो पॉलिटिकल विल है तो उसको मेंटेन कैसे करना है, उसके थ्रू, पॉलिटिकल विल के थ्रू किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। सो दैट इज वी नीड टू मेंटेन पीस एंड फार साइटेडनेस। एक नेशन में पीस एंड फार साइटेडनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीस होगी तभी आप हर काम को अच्छे से कर पाओगे। फार साइटेडनेस, अगर आप डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, इंप्रूवमेंट के बारे में सोचेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देन कम्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी नेशन में, किसी भी कंट्री में, तो वो अपनी डेवलपमेंट के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन कम्स योर प्रोटेक्शन एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस। प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन मीन्स कि अगर आप अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं तो आप उसकी इंप्रूवमेंट की बात कहां से करेंगे, ठीक है। एज अभी हम देख रहे हैं कि चाइना जो है इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आइदर विद टॉक्स और समथिंग एल्स। जो भी उसके पास मेजर्स हैं, जो पॉलिसीज, जो चीजें वो यूज कर सकता है वो यूज कर रहा है sorry, in order to protect their territory. And then comes the clarity of purpose. Clarity of purpose का क्या मतलब है यहाँ पे, clarity of purpose का बहुत ही सिंपल मतलब है कि अगर आप क्विकली ग्रो करना चाहते हो तो
क्या पर्पस है आपका ग्रो करने का और किन चीज़ों पे, किन वेरिएंट्स पे आपको ग्रो करना है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मुझे इनकम को एनहांस करना है तो आपकी इनकम को ऊपर आप काम करोगे, आपको पता है आपको आउटपुट को एनहांस करना है तो आप आउटपुट के पे काम करोगे। तो जिस भी वेरिएंट पे आपको काम करना है उसके लिए आपकी क्लैरिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप उस वेरिएंट को इंप्रूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर suitability और यू कैन से suitable monetary fiscal and commercial policy must be अपोलोजाइज। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी है आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, कमर्शियल पॉलिसी है, दे मस्ट बी एप्लीकेबल सूटेबली। ये सूटेबली आपकी एप्लीकेबल होनी चाहिए जिस कंट्री में, जिस स्टेट में जिस तरह की मॉनेटरी फिस्कल एंड कमर्शियल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसी तरह की मॉनेटरी फिस्कल एंड कमर्शियल पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। अगर उस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या कमर्शियल पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है देन ऑल्सो इट विल बी अ सेटबैक टू द ग्रोथ। तो भी ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक सेटबैक जो है वो प्रूफ हो जाएगी और ये उसको ग्रो नहीं करने देगी। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इन पॉइंट्स से हमारे पास एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एंड व्हाट इज दैट थिंग, वो एक चीज ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है दैट हैज टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है यहाँ पे। अब कैसे, किस बिहाफ पे हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है यहाँ पे, बिकॉज अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वो यहाँ पे एज अ स्टिमुलस टू ग्रोथ भी प्रूव हो सकता है एंड एज अ डिस्करेजिंग कंपोनेंट टू ग्रोथ भी हो सकता है। अब स्टिमुलस कब बनेगा, वो स्टिमुलस तब बनेगा जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इन चीज़ों को अचीव करने में, अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है तो इट कैन बी प्रोवाइडेड एज अ बूस्ट और स्टिमुलस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अगर इन चीज़ों को वो गवर्नमेंट की जो विल है वो यहाँ पे नहीं है, इफ देयर इज अ पॉलिटिकल अपाथी, ये जो गवर्नमेंट की विल है अगर ये प्रेजेंट नहीं है, अगर यहाँ पे पॉलिटिकल अपाथी है तो इन केस ऑफ पॉलिटिकल अपाथी इट विल बी प्रूव्ड एज अ डिस्करेजमेंट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो डिस्करेजमेंट बन जाएंगे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो किसी भी पार्ट पे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।